अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ वो सिलसिलावार नावल है गुल ना वाकिफ़े बहार थे। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। आज मैं इसकी पहली एपिसोड अपलोड करने लगी हूँ। जैसे जैसे इसकी एपिसोड आती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो इसके लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी नावल अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलें बढ़ते हैं नावल की तरफ। दिसंबर की सर्द तरीन रात अपने अख्ताम को पहुंच चुकी थी। दूर कहीं फजर की पहली अजान गूंजी थी। आहिस्ता आहिस्ता अजानों की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। कोई आवाज़ दूर से आती हुई महसूस हो रही थी और कोई करीब से अजान की आवाज़ से उसका बकता हुआ लाशूर वापस लौट आ रहा था और ख्वाब धीरे धीरे टूट रहा था। भला आखिर अजान की आवाज़ ने उसके शऊर को मुकम्मल तौर पर जगा दिया था और जब अजान की आवाज़ को उसके कानों ने मुकम्मल तौर पर महसूस किया था तो धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी थी। उसने अंगड़ाई ली और उठ बैठी थी। अज़ान का जवाब देने के बाद वो चंद मिनट इस ख्वाब के मुतालिक सोचती रही जो बेदार होने से पहले वो देख रही थी। अजीब ख्वाब था, बेहद अजीब। उसकी ज़िंदगी और उसके हालात से ज़्यादा अजीब गर्मा गर्म बिस्तर को छोड़कर उठना नामुमकिन लग रहा था, मगर उसने ख्वाब और गर्मा गर्म बिस्तर का ख्याल छोड़कर उठना ज़्यादा मुनासिब समझा था। अभी थोड़ी देर पहले ही वो तहज्जुद पढ़कर लेटी थी और नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया था। बिस्तर से निकलकर वो वज़ू करने चली गई थी। वज़ू करने के बाद वो खुशू के साथ नमाज़ अदा करने में मसरूफ़ थी। नमाज़ अदा करते ही उसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे कि कानों में चीखने के साथ साथ कुछ टूटने की भी आवाज़ गूंजी थी। आंखों में बेख्तियारी आंसू के चंद कतरे नमूदार हुए थे और पलकों की हद को तोड़कर चेहरे पर गिरे थे और साथ ही दुआ के लिए हाथ उठाए गए हाथ भी पहलू में गिर गए। अगले चंद साने चीखने की आवाज़ यूं ही आती रही थी और यूं जाए नमाज पर बैठी रोती रही थी। आवाज़ थमी थी तो वो जाए नमाज लपेट कर कमरे से बाहर निकली थी। कमरा दूसरे मंजिल पर होने की वजह से वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई थी। लॉन्च में कदम रखते ही उसे टेबल के पास बैठी अपनी माँ नजर आई थी। वो आंखों का पानी दुपट्टे से खुश करते हुए उनकी जानिब पड़ी थी। क्या मत बैठे, उठे, मेरे साथ कमरे में चलें। वो उन्हें बाजू से थामे हुए बोली। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर हलीमा ने सर उठाया था और उसके सर उठाने पर जो मंजर उसकी बेटी ने देखा था उससे आंखों में आंसुओं का सैलाब उतर आया था। उसने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर सैलाब बिला रुकने से कब रुका करते हैं। आंसुओं का लैला आया था और उसकी माँ के चेहरे और उस पर लगे जख्म को धुंधला कर रहा था। अम्मी, आपको चोट लगी है, उठे, इधर सोफे पर बैठे, मैं आपके मरहम लगा दूँ। वो उन्हें बाजुओं से थाम कर बहते आंसुओं के साथ बोली थी। किस चोट की बात कर रही हो? रूह की चोट की या जिस्म की चोट की? वो मरहम लगा कर भी क्या करोगी? मेरे जिस्म और रूह के सारे जख्म नासूर बन चुके हैं, अब इन पर कोई मरहम असर नहीं करता। उन्होंने गहरे रंग से अपनी बेटी की जानब देखते हुए कहा था। खून बह रहा है आपके माथे से। वो उन्हें एहसास दिलाते हुए बोली। बहने दो इस खून को। खून का बहना ही ज़िंदगी का एहसास दिलाता है मुझे, वरना मुझे यूँ लगने लगता है कि मेरी रगों में दौड़ता खून साकत हो रहा है और मैं मर रही हूँ। मेरे ये ज़ख्म और इनसे बहने वाला खून मुझे मेरी ज़िंदा होने की दलील देता रहता है। क्या तुम्हें ये खून कोई दलील नहीं देता? वो अजीब अंदाज में सरापा सवाल थी। मुझे ये खून बस इस बात की दलील देता है कि मेरा बाप अशरफुल मखलूक़ात में से नहीं है। अगर होता तो इंसान होने के तकाज़ों से वाकिफ़ होता और अपनी बीवी को इस तरह ना पीटता। वो इनसे कहना चाहती थी मगर अपने अल्फाजों को ज़ुबान नहीं दे पाई थी और फर्स्ट एड बॉक्स उठाने के लिए किचन की जानब चल दी थी। क्यों मारा अब्बू ने? उसके माथे पर पायोडीन लगाते हुए उसने लहजे को नॉर्मल बनाना चाहा, मगर वो खोंची से गैर मरी नुक्ते को घूरने में मसरूफ़ रही थी। उनके ज़ख्म पर पट्टी करने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स को बंद करके साइड पर रखा था और उसके हाथों को थामा था। रोल लें ताकि आपके अंदर का गवार निकल जाए। आंसू सिर्फ नमकीन पानी नहीं होते, ये दुख, अज़ियत और बेबसी को निकालने का ज़रिया होते हैं। कुछ दर्द रूह से मकनातीस की तरह चिमट जाते हैं और जिस तरह मकनातीस लोहे को नहीं छोड़ता, ऐसे ही हम लाख जतन कर लें, कुछ दुख कभी हमारी जान नहीं छोड़ते। वो बात मुकम्मल करते ही वहाँ से उठ गई थी। ऐनुल हयात ने उन्हें खुद से दूर जाते देखा था और खामोशी से फर्स्ट एड बॉक्स उठाते हुए किचन की जानब चल दी थी। फर्स्ट एड बॉक्स रखने के बाद उसने कैबिनेट में अलहदा से पड़े सामान से काफ़ी का जार निकाल उठाया था। ब्लैक कॉफ़ी बनाने के बाद वो अपने कमरे की जानब चल दी थी। विंडो में खड़े होकर वो दिन के उजाले को रात की स्याही को मात देते देख रही थी और साथ ही साथ ब्लैक कॉफ़ी के घूंट हलक में उतार रही थी जो ज़रूरत से ज़्यादा कड़वी थी, मगर उसे ज़्यादा कड़वाहट महसूस नहीं हो रही थी। उसकी ज़िंदगी में महसूस करने के लिए उससे कई ज़्यादा कड़वे लहजे थे और या शायद वो जायके फ़कत कड़वे नहीं थे, ज़हरीले भी थे। वो पेशे की वकील लड़की सारी दुनिया के हक़ के लिए लड़ती थी, मगर अपनी माँ को हक़ नहीं दिलवा सकती थी, उसे जुल्म से नहीं बचा सकती थी। क्या बेबसी थी उसकी। वो इकलौती औलाद थी अपने माँ बाप की। वो अक्सर सोचती थी काश वो पैदा ही ना होती। आज कोर्ट में एक अहम केस की हायरिंग थी। वो तैयार होकर जब नीचे पहुंची तो डाइनिंग टेबल पर वहाब साहब यूनिफॉर्म में तैयार बैठे थे और साथ ही अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। जब
हलीमा ने उनके सामने नाश्ता रखा। पराठे का एक वाला तोड़का आमलेट के साथ मुंह में डालते ही भाप साहब ने मुंह के ज़ाविये बदल लेते। ज़िंदगी गुजर गई तुम्हारी, मगर तुम्हें अभी तक एक अंडा बनाना नहीं आया। वो तकरीबन चीखते हुए बोले। तो वो रात को भी तुम एक कप कॉफ़ी का सही से नहीं बना कर दे सकी। बंदा जब थक हार कर आता है तो इतनी उम्मीद तो कर ही सकता है कि कम से कम एक चाय का कप भी पीने के काबिल मिल जाए। लेकिन नहीं, सुबह हो जाते वक्त भी यही तमाशा होता है। और उसे नाश्ता तो नहीं कहते हैं जो तुमने मेरे खाने के लिए रखा है। उन्होंने प्लेट में टेबल पर पड़े नाश्ते को हाथ मारा था और सारा रिज़्क ज़मीन बोस हो गया था। ऐनुल हयात ने धुंधली होती आंखों से डीएसपी वहाब को देखा था, जो इसका बाप था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाकर घर से निकल गई थी। वो मज़ीद ये सब कुछ नहीं देख सकती थी। उसे अपने दिमाग को पुरस्कून रखना था। आज का केस वो अपने घरेलू मसाइल की वजह से हारना नहीं चाहती थी। उसकी कार ने थाने के सामने ब्रेक लगाई थी और साथ ही थाने के अंदर चलती हर गैर ज़रूरी सरगर्मी को भी ब्रेक लगी थी। गाड़ी से निकलकर जब वो थाने में दाखिल हुआ तो चारों अफराद अतराफ में गहरी नज़र डालते हुए वो चंद कदम चला था और बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया था। एक बार फिर चारों तरफ नगार दुराई थी और कांस्टेबल को इशारे से बुलाया। कांस्टेबल ने पास पहुंचकर मुस्तैदी से सलूट किया था। कल जिस नकली पीर साहब को लाया गया है उसे हवालात से निकाल कर यहाँ लाओ और यहाँ सामने एक और कुर्सी रखो। उसके हुक्म दे देते ही कांस्टेबल एक बार फिर से सलूट करते हुए वहाँ से हटा था। चंद मिनट के बाद 40 से 45 साल का आदमी उसके सामने खड़ा था। हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी, बाल और दाढ़ी दोनों रास्ता बढ़ाए रखे थे। गले में मोतियों की माला थी और अपने साइज से ज़्यादा खुला कुर्ता पहन रखा था। बैठिए पीर साहब, वो कुर्सी की जानब इशारा करते हुए बोला था। सामने खड़ा कांस्टेबल हैरान हुआ था मगर खामोशी से खड़ा रहा। पीर साहब कुर्सी पर बैठ गए थे और साथ ही बोलना शुरू किया था। देखिए एएसपी साहब, मैंने नहीं कोई जुर्म किया। मैं एक शरीफ इंसान हूँ। मैंने तो लोगों की मदद करता हूँ। ये पुलिस मुझे किस जुर्म में मेरे आस्थाने से पकड़ लाई है? किस जुर्म में पकड़ कर लाए हो पीर साहब को? वो साथ खड़े कांस्टेबल पर गरजा था। वो कांस्टेबल ने उसे यूँ देखा था गोया वो पागल हो गया हो। कल इसी के हुक्म पर तो वो इस पीर को पकड़ कर लाए थे। सर, इंस्पेक्टर साहब के साथ मैं नहीं गया था। कांस्टेबल ने अदब से जवाब दिया था। पीर साहब आपको इज्जत के साथ आपके आस्थाने पर छोड़ आएंगे, लेकिन पहले हम भी तो आपके इल्म और आपकी सलाहियतों से फैज़याब हों। एएसपी रोहाब दाऊद ने टांग पर टांग रखते हुए सामने बैठे शख्स की आंखों में झांकते हुए कहा था। उसका अंदाज़ कुछ ऐसा था कि पीर साहब ने झंझरी ली थी और फिर उसी के अंदाज में उसकी आंखों में झांका था। पुलिस यूनिफॉर्म में उसके सामने बैठा नौजवान हुस्न का मुजस्समा लग रहा था, जिसको अगर किसी चौक या रोड पर लगा दिया जाता तो हुस्न के दीवाने उसे देखते देखते कई शामें वहीं खड़े बता देते। उसके हसीन चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए पीर साहब ने थोड़ा आगे होकर गोया उनके कान में सरगोशी करना चाही थी। मुझे बगैर किसी जुर्म के पकड़ा गया है, मुझे छोड़ दो बच्चे। इस शख्स ने हर लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा था और अपने लहजे से क्या जताना चाह रहा था रोहाब अच्छे से समझ रहा था। मैंने कहा ना, अपने इल्म और अमल से हमें भी मुस्तफ़ीद होने दें। आखिर आप इतने पहुँचे हुए पीर हैं। यकीन जानिए, जब से आपके बारे में सुना है मैं तो आपका फ़ैन हो गया हूँ। अब देखिए ना पीर साहब, मुल्क के हालात कितने ख़राब हैं। जहाँ आप इस मुल्क के वासियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वहाँ इस मुल्क के लिए भी एक आधा चिल्ला, दो तीन तस्बीहात और एक दो वज़ाइफ कर लें, ताकि आपको एक एक बंदे को रोज़गार दिलाने के लिए अलग अलग वज़ाइफ करने या चिल्ले काटने की ज़हमत न करनी पड़े। वो क्या जताना चाह रहा था उसके सामने बैठे शख्स अच्छे से समझ रहा था। क्या चाहते हो तुम? सामने बैठे शख्स मुद्दे पर आया था। पीर साहब, आयतुल कुर्सी तो सुनाइएगा। वो टांग पर टांग चढ़ाते हुए यूँ बोला था कि जैसे कोई उस्ताद किसी बच्चे का इम्तिहान लेना चाह रहा। पीर साहब के चेहरे का रंग फीका पड़ा था। चलें तीसरा कलमा ही सुना दें। वो इंतहाई सुकून से उनके जानिब देखते हुए बोला था। सामने बैठे शख्स ने के हनूस खामोश रहने पर वो उसकी जानब झुका था। अब जेल में बैठकर अपने बाहर आने के लिए चिल्ले काटो। जितना तुमने अवाम को बेवकूफ़ बनाकर लूटना था लूट लिया, जितने फ्रॉड करने थे कर लिए। अवाम की इतनी खिदमत काफ़ी है, अब पुलिस को अपनी खिदमत करने का मौका दो। वो बोला तो लहजा इस कदर बर्फीला था कि सामने बैठे शख्स की रीढ़ की हड्डी भी सनसनी दौड़ गई थी। अली बख्श से कहो इसकी अच्छे से खातर तवाज़ा करे और साथ ही साथ उसे कलमे भी याद करवाएं। वो हुक्म देते हुए उठा था। तुम पछताओगे एएसपी, तुम अभी बच्चे हो। पीर साहब के लहजे में वार्निंग थी। अपने मोक्लों को कहो तुम्हारे पालतू कुत्तों को खबर कर दें कि तुम अब जेल में चक्की पीसोगे, इसलिए हड्डियों की उम्मीद छोड़ दें। हाँ, तुम्हें एक बात और बता दूं, मुझे ख़रीदने की कोशिश मत करना। तीसरी और आखिरी बात, इतने सालों से हराम कमा रहे हो, कम अज़ कम एक आध कुत्ता तो ऐसा पाल ही लेना था जो नमक हलाल होता। लेकिन वो क्या है ना कि हराम के माल पर पलने वाले नमक हराम ही होते हैं। वो मुड़कर इस शख्स की बात का जवाब देते हुए आगे बढ़ गया था और पीर साहब समझ गया था कि इसके तल्लुकात किसी काम नहीं आने वाले थे।
जब वो घर पहुंचा तो 10 बज रहे थे। गराज में गाड़ी खड़ी 2 गाड़ियां देखकर उसके मुस्कुराहट में ढले थे लाउंज में कदम रखते ही उसने सबको सलाम किया। वर्षा और वजीहा ने उनकी जानब देखा था और बैठे बैठे ही सलाम का जवाब दिया था। पता नहीं वो कौन सी बहनें होती हैं जो मेके आती हैं तो भाइयों के आगे सर झुकाती हैं, उन्हें गले लगाकर मिलती हैं। एक मेरी बहनें हैं, सीधे मुंह सलाम का जवाब भी नहीं देती। वो सोफे पर बैठे हुए इन दोनों को शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उठकर एक गिलास पानी ही ला दो, रोहाब ने सुस्ती से अंगड़ाई लेते हुए दोनों को ही हुक्म दिया था। वो सामने किचन है। वर्षा ने किचन की जानिब इशारा किया था। खुद जाके पी लो, वजीहा ने जुमला मुकम्मल किया। इन दोनों की बात सुनकर साथ बैठे वहाब ने कहका लगाया था, अम्मी किधर हैं? किचन की जानिब जाते हुए उसने सवाल किया था। दवाई खाकर सो गई हैं, वजीहा ने जवाब दिया था। तुम दोनों कब नाजिल हुई हो? वो खाना और पानी का गिलास ट्रे में रखते हुए लॉन्च में आया गया था और साथ ही सवाल दागा था। मैं 9 बजे आ गई थी, वर्षा दोपहर को आई है। खैरियत तो थी, बड़े दिनों बाद नाजुल हुई हो। दोनों मुंह में पहला लुकमा डालते ही उसने सवाल किया था। बंदा कम अज़ कम मुंह हाथ ही धो लेता है, यूनिफॉर्म चेंज कर लेता है। ड्यूटी से आकर ऐसे खाने पर गिरते हो जैसे पीजी के बच्चे स्कूल से आते ही सबसे पहला खाना खाते हैं। वर्षा ने उसके यूनिफॉर्म वाले हुलिये पर चोट की थी। शेरों के मुंह धुलाए होते हैं और हाथ में किचन से ही धो आया हूँ। और दूसरी बात, तुम लोग कभी मुझे घर में बड़ों की तरह ट्रीट करो तो मुझे घर में ये महसूस हो कि मैं बड़ा हूँ। सबसे छोटे होने का यही नुकसान होता है, कोई इज्जत ही नहीं करता। वैसे चाहे सारा शहर मुझे सलूट मारता हो। वो लुकमा मुंह में डालते हुए बोला, तुम्हारी जो बाहरी इज्जत होती है ना, वही काफ़ी है। घर में तुम कुछ काबिल इज्जत करो तो हम तुम्हारी इज्जत करें। जाज़ब ने भी बहस में हिस्सा डाला था। उन्होंने चले जाना है, तुमने यही रहना है, इसलिए तुम ज़रा सोच समझ के कुछ कहना मुझसे, रोहाब ने जाज़ब को वार्न करते हुए कहा। और बाकी तुम लोग मुझे खाना खा लेने दो, फिर मैं तुम दोनों के से दो हाथ करता हूँ। वर्षा और वजिया को वार्न करते हुए वो खाना खाने में मसरूफ़ हो गया, क्योंकि इन तीनों ने आपस में मुस्कुराती नज़रों का तबादला किया। ये तो बाद में पता चलना था कि कौन किसके से दो हाथ करने वाला था। खाना खाने के बाद रोहाब बर्तन उठाते हुए इन तीनों से मुखातिब हुआ, मैं आज शदीद थका हुआ हूँ, इसलिए मैं तो सोने जा रहा हूँ, कल मुलाकात होगी। उनका जवाब सुने बगैर वो किचन में बर्तन रखने चुका था और उसकी मुस्कुराती नज़रें उसके ढकी छुपी नहीं थीं। लेकिन इस वक्त वो वाकई इस कदर थका हुआ था कि उसकी कोई शरारत बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था, जबकि वो तीनों अपने मंसूबे पर अफसोस करते रह गए थे। घर का सारा काम करने के बाद वो छत पर आ गई थी। 10वीं के इम्तिहानात के बाद वो वैसे भी आजकल फारग थी। छत पर यूं ही टहलने के बाद वो मंडेर पे नीचे झांकने लगी थी। गली की नुक्कड़ पर खाली घर में नई फैमिली रहने के लिए आई थी। उसका सामान 3 से 4 लोग गाड़ी से उतरकर घर के अंदर शिफ्ट कर रहे थे। वो पिछले 3 से 4 मिनट से मंडेर से नीचे झांकते हुए उन्हीं को देख रही थी कि इस घर से कोई लड़का निकला। चंद मिनट वो यूं ही दरवाजे पर खड़ा रहा और फिर उसकी नज़र मंडेर से झांकती लड़की पर पड़ी थी। उसे खुद की जानब देखता पाकर फ़ौरन से बानो नीचे झुकी थी। कितनी पागल हूँ मैं, कोई ऐसे झांकता है भला? खुद को कोसते हुए वो नीचे आ गई थी। बानो, एक कप चाय तो बना दो, अम्मा ने उसे नीचे आते देखकर हुक्म सादर किया। बानो, मेरे लिए भी बना लेना 1 कप। दादी ने भी साथ ही हुक्म दिया था, मेरे लिए भी। चाची ने भी फरमाइश कर डाली थी। वो 3 कप चाय बनाने के लिए किचन की जानब चल दी। वो घर ना तो बेहद बड़ा था और ना ही बेहद छोटा। वहाँ के अहले खाना की तादाद के मुताबिक वो घर मुनासिब था। बानो के सरकारी मुलाजमीन थे। दोनों ही सरकारी स्कूल में टीचर थे, जबकि चाचा की शादी कुछ अर्सा पहले ही हुई थी। वो एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे, जबकि चाची हाउसवाइफ थी। दादा काफ़ी अर्सा पहले ही वफात पा चुके थे और दादी उनके साथ ही रिहाइश पजीर थी। बानों का कुनबा बेहद मुख्तसर था, क्योंकि उनके बाबा और चाचा सब 2 भाई ही थे। चाय बनाकर सबको देने के बाद उसने दोबारा छत पर जाने की गलती नहीं की थी, बल्कि अपने कमरे में आ गई थी और डाइजेस्ट पढ़ने लगी थी। उसे पढ़ते हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी जब उसकी बचपन की सहेली नूर आ गई और उसके साथ कब वक्त गुजरा उसे पता ही नहीं चला। वो छत वाला वाक़या बिल्कुल ही भूल गई। उसने एक नज़र आईने में उभरते अपने अक्स पर डाली। वो खूबसूरत था और अपनी खूबसूरती से वाकिफ़ भी था। बाज़ औक़ात राह चलते मर्द भी उससे पीछे मुड़कर ज़रूर देखते थे, मगर आम मर्दों की तरह वो इस बात से खुश नहीं होता था कि वो खूबसूरत है या इस खूबसूरती से फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करता था। बालों में हेयर फ्रेश करने के बाद उसने ब्रश टेबल पर रखा था और खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए अपनी कैप और स्टिक उठाकर कमरे से निकल गया था। वो जानता था इस वक्त उसके तीनों बहन भाई सो रहे होंगे और वो ये भी जानता था कि जब वो आएगा तो वो आज उसे हरगिज़ आते ही सोने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा था, जिसको वहाब दाऊद को भी आ रही थी, जिसकी समझ
वहाब दाऊद को भी आ रही थी। उनका सोचते ही उसके होंठों पर हसीन मुस्कुराहट उभरी थी। इसी मुस्कुराहट के साथ वो घर से निकल गया था। आज उसे एक केस की समाअत के सिलसिले में कोर्ट जाना था। वो पहले थाने गया था और फिर वहीं से कोर्ट के लिए निकल गया था। कोर्ट में वो एक शान से चलते हुए आगे बढ़ रहा था। साथ कांस्टेबल भी मौजूद थे। अभी वो कोर्ट रूम से चंद कदम के फासले पर था जब किसी की आवाज़ ने उसके कदम जकड़े। मैं जीतने के लिए नहीं लड़ती हूँ, हक के लिए लड़ती हूँ, शायद इसीलिए जीत जाती हूँ। ना जाने अल्फाज ने उसके कदम जकड़े थे या आवाज़ ने। उसने बेख्तियार पीछे मुड़कर देखा। हाथ में फाइल थामे सर पर हिजाब लिए वो दूसरी जानिब मुड़ गई थी। पहली उसकी पुश्त नज़र आ रही थी मगर उसके मुड़ने पर वहाब उसके चेहरे की एक झलक ही देख पाया था। फिर वो नज़रों से ओझल हो गई थी। शायद सही कहते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। पीछे मुड़कर देखने वाले नमक के मुजस्मे बन जाते हैं। वो नमक का मुजस्मा तो नहीं बना था मगर मोहब्बत का मरीज़ ज़रूर बन गया था। एक लम्हे में, एक झलक में वो किसी का सिर हो गया था। खैरियत सर? वो उसे रुके देखकर कांस्टेबल में से एक ने पूछा। कांस्टेबल के बोलने पर कोई सहर उठा था और वो कोई जवाब दिए बिना आगे बढ़ गया था। बानो आज फिर वक़्त गुज़ारी के लिए छत पर आ गई थी, लेकिन आज वो मुंडेर के नीचे झाँकने की बजाय यूं ही दूसरी छत पर नज़र दौड़ाते हुए टहलने में मसरूफ़ थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उसे खुद पर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ। फिर बानो ने इस नज़रों को ढूंढ ही लिया। 3-4 घर छोड़कर गली के नुक्कड़ पर मौजूद घर की छत पर वही लड़का मग से कुछ पीते हुए उसे दिखने में मसरूफ़ था। उसकी नज़र में कुछ ऐसा था कि बानो के दिल की धड़कन बढ़ी थी। उसे खुद को देखता पाकर लड़के के होठों पर मुस्कुराहट सजाई थी। बानो ने घबरा कर इधर-उधर देखा था और छत से भागते हुए नीचे उतर गई थी और छत पर खड़ा लड़का मुस्कुराकर तफी में सर हिलाते हुए चाय पीने लगा था। शाम के 5 बज रहे थे जब ऐनुल हयात घर पहुंची थी। अपनी फाइल वगैरह रूम में रखने और हिजाब खोलने के बाद वो सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में गई थी। कमरे की लाइट बंद थी। चंद लम्हे लगे उसकी आंखों को अंधेरे से मानूस होने में। हलीमा बेड पर लेटी सोने में मसरूफ़ थी। ऐनुल हयात के ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया था। वो मुलाज़िमा को पानी के साथ काफ़ी लाने का बोलकर कमरे की जानिब बढ़ गई थी। वार्डरोब से ड्रेस उठाकर फ्रेश होने के इरादे से बाथरूम में घुस गई थी। जब वो बाथरूम से निकली तो मुलाज़िमा चाय और पानी रखकर चाय चुकी थी। चाय पीने के बाद उसने फाइल्स उठाई थी और केस की तैयारी करने लगी थी। अभी चंद पॉइंट्स ही बनाए थे कि उसने मगर फिर बेजारी से फाइल बंद कर दी थी और आंखें बंद करके कुर्सी की पुल से टेक लगा ली थी। ज़िंदगी में सब कुछ था उसके पास कुछ भी नहीं था। उनका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह लड़कियां उसे सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत समझती थी। उसका बाप डीएसपी था। उसके बाप के ओहदे की वजह से कभी किसी ने उससे बदतमीजी करने का नहीं सोचा था। हमेशा लोग उससे मरूब नजर आते थे मगर कोई इससे पूछता तो वो कहती उससे ज़्यादा बदकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके बाप के जिस ओहदे की वजह से लोग उस पर रक्स करते हैं, इस ओहदे से वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि इस ओहदे से आने वाला रिज़्क हराम था और इसका बाप हलाल की कमाई में हराम शामिल करता था। जब वो खुद इस काबिल नहीं हुई थी तब वो खुद कमा सकती, तब अपने बाप की कमाई हुई हराम के पैसों से जब वो अपना पेट भरती थी तो उसे यूँ लगता था कि वो अपने पेट में ईंधन भर रही है। अपने तन पर पहने हुए कपड़े से उसे यूँ महसूस होता था वो कपड़े इसका जिस्म जलाते थे। जब वो जाए नमाज पर नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती थी तो इसे यूँ लगता था शैतान इस पर हंसता है। और जब से वो खुद कमाने का काबिल हुई थी तब से उसने हराम के पैसों को वाकई खुद पर हराम कर लिया था। अपने कमाए हुए पैसों से वो अपना तमाम ज़रूरी सामान खरीदती थी, फिर चाहे वो खाने पीने की एशिया ही क्यों ना हो। किचन में उसने अपना एक अलग से कैबिन बना रखा था जिसमें वो अपना ख़रीदा हुआ राशन रखती थी और इसी में से खाती थी। और जब कभी उसका बाप कहता था कि वो इसके साथ बैठकर क्यों नहीं खाती तो वो उन्हें ये जवाब नहीं दे पाती थी कि उसके साथ हराम के पैसों से कमाया हुआ माल खाकर वो उसको हज़म नहीं कर पाती। वो इस ईंधन से अपना पेट नहीं भरना चाहती मगर उसकी सबसे बड़ी अजियत ये थी कि वो ना तो अपने बाप को हराम माल कमाने से रोक सकती थी और ना अपनी माँ को जुल्म से बचा सकती थी। वो चाहकर भी अपने बाप को ये नहीं समझा सकती थी कि जो पैसा वो हलाल तरीके से कमाते हैं इसमें वो हराम क्यों शामिल करता है, क्यों रिश्वत लेता है। चल अम्मा तो यूं ही आंखें मूंदे रखने के बाद उसने आंखें खोली थी और दोबारा से पॉइंट लिखने लगी थी। आज 8 बजे से पहले ही रोहाब फारिग हो गया हो जाता था। उसके तीनों बहन भाई उसी के इंतजार में बैठे होंगे। वर्षा और वजिया की शादी को 2 साल का अरसा हो चुका था जबकि जाज़ब का भी कुछ माह पहले रिश्ता तय हो चुका था और कुछ अरसे बाद शादी थी। और रोहाब के वालिद जाने माने बिजनेसमैन थे और जाज़ब ने भी उन्हें के बिज़नेस को ज्वाइन करने को तरजीह दी थी मगर उसने बिज़नेस के बजाय पुलिस लाइन ज्वाइन कर ली थी। और वो जानता था कि उसके पूरे घर को इस पर फ़ख्र था। जब टीवी पर उसकी कोई कामयाबी नशर होती या उसका इंटरव्यू होता था तो उसके सभी घर वाले फूले नहीं समाते थे, खासतौर पर उसके बहन भाई। मगर मजाल है जो किसी ने उसके सामने कभी इस बात का इजहार किया हो। हाँ, उसकी माँ ज़रूर उसकी बहादुरी और उसकी कामयाबी के किस्से उसके बहन भाइयों के सामने दोहराकर उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करती थी कि उसका ये बेटा सबसे ज़्यादा नौनहालो लायक है। मगर वो तीनों ये बात मानने को जो तैयार ही नहीं हो जाते। और इन तीनों से छोटा था और बकौल उनके
छोटे चाहे जितने मर्जी बड़े काम कर लें, रहते वो छोटे ही हैं। जब घर पहुंचा था तो अम्मी किचन में मसरूफ़ थी और वो तीनों आज भी लॉन्च में डेरा जब डाले बैठे थे। सबसे पहले वो किचन में गया और आयशा बेगम को गले लगाया और उन्होंने मोहब्बत से उसका माथा चूमा था। आ गया मेरा शेर। वो पुलिस यूनिफॉर्म पे खड़े अपने खूबरू बेटे को देखते हुए बोली थी। वो इनकी आंखों का नूर था। जी अम्मी, और आप ज़रा ये बताएं कि आप किचन में क्यों खड़ी हैं? शेफ़ कहाँ है? अगर वो मौजूद नहीं है तो बाहर जो दो मोहतरमा बैठी हैं वो देख लेंगी सब। आप किचन से बाहर चलें। उसकी फिक्रमंदी देखकर आयशा बेगम ने उसे फिर से गले लगाया। अली छुट्टी पर गया है और वो मोहतरमाएँ 2 दिन की मेहमान है। अच्छा लगता है हम उनसे काम करवाएं तो ठीक है, मैं खुद देख लेता हूँ, आप बाहर चलें। बाहर चलकर बैठे हैं। वो उन्हें बातों से थामते हुए भाई की जानिब कदम बढ़ाने लगा था। आयशा बेगम को नए सिरे से इस पर प्यार आया। जाज़ब की उसकी परवाह करता था मगर वो रोहाब जितनी परवाह नहीं कर सकता था। अब भी आते ही उसने पानी का गिलास तक नहीं पिया और यूनिफॉर्म चेंज करके फ्रेश होना तो दूर की बात थी मगर वो किचन में खड़े होकर काम करने के लिए तैयार था कि आयशा बेगम को किचन में ना खड़ा होना पड़े, क्योंकि जोड़ों का दर्द होने की वजह से वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी। मैं जो जानती हूँ और मानती भी हूँ कि तुम एक अच्छा शेफ़ हो, मगर अभी के लिए तुम जाओ और फ्रेश होकर आओ, क्योंकि खाना पहले ही वर्षा बना चुकी है। मैं तो बस देखने के लिए आई थी कि किचन में वो इसके साथ चलते हुए लॉन्च में आ गई थी। फिर ठीक है, चले मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा था जब वजीहा ने पीछे से आवाज़ लगाई थी, एएसपी 10 मिनट हैं तुम्हारे पास? 10 मिनट के बाद हमें डाइनिंग टेबल पर मिलो। शदीद भूख लग रही है हमें और हम तुम्हारे ही इंतज़ार में भूखे बैठे हैं। कल तुम हम तीनों को अकेले खाना खाते बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। रोहाब ने पीछे मुड़कर मुस्कुराहट उछाली थी जैसे कह रहा हो, मैं जानता हूँ तुम तीनों के दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी ज़रूर पक रही है। रोहाब फ्रेश होकर आया तो सबने मिलकर खाना खाया। दाऊद साहब बिजनेस के सिलसिले में तुर्की गए हुए थे, इसलिए खाने की टेबल पर 5 अफराद मौजूद थे। खाना खाने के बाद वजीहा और रिशा ने मिलकर बर्तन उठाए थे और किचन में रखने के बाद वो दोबारा से लॉन्च में बैठ गई थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद आयशा बेगम अपने कमरे की जानिब चल दी और आयशा बेगम को गए चंद मिनट ही गुजरे होंगे जब वर्षा बोली थी, शतरंज खेलोगे? वर्षा ने उसके सामने बैठते हुए चैलेंजिंग अंदाज में पूछा था। नहीं, मुझे शतरंज अच्छी नहीं लगती। जब दादा महरूम ने मेरे ज़िद करने पर मुझे शतरंज सिखाई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि शतरंज मर्दों के साथ खेलने का खेल नहीं है। एक औरत जब सबकी हिफाजत मर्दों से बेहतर करे, फिर चाहे मर्द बादशाह हो, औरत मलका ही क्यों ना हो, मर्द की इज्जत पर सवाल उठता है। इसलिए मैं शतरंज नहीं खेलता। वो मोबाइल पर नज़र जमाए हुए बोला था। सीधी तरह बोलो कि 1 माह पहले की तरह हारने से डरते हो? जाज़ब ने उसे आईना दिखाते हुए कहा था। नहीं ये इस बात से डरता है कि 1 माह पहले की तरह हम इसे मुझे बड़ी रखने का डियर ना दे दें। वर्षा ने लुत्फ़ा दिया था। तुम लोगों के हाथ में क्रेडिट कार्ड थमाकर कंगला होने से बेहतर है कि मैंने पसंद ना होने के बावजूद मुझे म्यूचुअल रख लेना। और वैसे मैंने अच्छा ही किया जो तुम लोगों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। ये तुम दोनों क्यों रोज़ रोज़ आ जाती हो? ब्याही बेटियां अपने घर अच्छी लगती हैं। वो जब आती थीं उसके नाक पर दम करके जाती थीं। अम्मी देख लें ये नामो नहार एएसपी मुझे और विशा को क्या कह रहा है। हम दोनों रोज़ मुंह उठाकर इस घर में क्यों आ जाती हैं? आइंदा हम इस घर में कदम ना रखें। बेटियां रोज़ रोज़ मुंह उठाकर बाबा के घर आते हुए अच्छी नहीं लगती। अम्मी इसको समझा दें अपना और ये थाने में ही झाड़ा करे। वजिया ने ऊंची आवाज़ में कहा था। वो जानती थी अब तक अम्मी यकीनन नहीं सोई होंगी। उसकी गलत बयानी पर वहाब ने उसे आंखें दिखाई थी और साथ ही उसकी तरह ऊंची आवाज़ में बोला था, अम्मी बिल्कुल झूठ कह रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वजिया बेटा मैं आ रही हूँ, पूछ लेती हूँ इसे। वहाब की सफाई को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते उन्होंने वजिया को जवाब दिया था, तैयार हो जाएं एएसपी, अम्मी ने आज ही नई चप्पल ली है। तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो विशा के साथ शतरंज खेलो या फिर अम्मी की चप्पल को नवाजिश का मौका दो। जाज़ब ने उसके सामने 2 ऑप्शन रखे थे, बंदा गधा हो जाए लेकिन घर में सबसे छोटा ना हो। वहाब दुहाई देते हुए बोला। उसकी दहशत से चाहे पूरा शहर डरता था। शहर भर में उसकी चाहे जितनी मर्जी इज्जत थी, उसके बहन भाइयों ने उसे कभी इज्जत देना मुनासिब नहीं समझा था और उसके नज़दीक इस दुनिया में इससे ज़्यादा बदकिस्मती की बात उससे ज़्यादा और कोई नहीं हो सकती थी कि कोई शख्स घर में सबसे छोटा हो। तो फिर बताओ, खेलने को तैयार हो या फिर अम्मी को 2-4 और बढ़ा चढ़ा कर बातें बताएं हम? रिशा ने उसके सर पर से चित लगाते हुए धमकी दी। इस ब्लैकमेलिंग पर और मेरे छोटे होने का फ़ायदा उठाने पर तुम तीनों का क़यामत के दिन अलग ही से हिसाब होगा। वो उँगली उठाकर वहन करते हुए बोला था। इतनी देर में आयशा बेगम भी कमरे से निकल आई थी। हाँ वजिया बताओ, क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं अम्मी, छोटा भाई है, मजाक कर रहा है। आंखों में रोहाब को घूरते हुए बोली थी, जैसे कह रही हो बताओ खेलोगे या 2-4 और झूठ बोलूँ मैं? वो खूब जानता था वो कितना ही सच्चा क्यों ना हो और हमेशा की तरह उसकी माँ इस बात से वाकिफ़ ही क्यों ना हो, मगर वो साइड हमेशा अपनी दोनों बेटियों की ही लेंगी। दांत
पीसते हुए रोहाब चिप्स टेबल के पास आकर बैठ गया और अम्मी दोबारा से रूम में चली गई, जबकि इन तीनों ने मैंने खेजी से नज़रों का तबादला किया, जो उससे ढकी छुपी तो हरगिज़ नहीं थी। उसकी छठी किसी बड़े खतरे का आराम दे रही थी। उसके बहन भाई अच्छे से जानते थे कि वो कुछ भी कर सकता है, मगर शतरंज में कभी नहीं जीत सकता था। इसीलिए वो हमेशा इसके लिए शतरंज का ही जाल बिछाते थे। वो हमेशा इसमें फंस भी जाता था। हमेशा की तरह वो आज भी हार गया था और उसके कुछ कहने से पहले उसने अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर टेबल पर रख दिया था। टेबल पर पड़ा क्रेडिट कार्ड देखकर उन्होंने मैंने खेजी मुस्कुराहट से एक दूसरे को देखा और रोहाब पर नज़र टिकाई थी। रोहाब ने बारी बारी तीनों को देखा। अब क्या है, उसने ताकि इन तीनों से सवाल किया था। डीएसपी वहाब दाऊद ऐसे डियर्स आप एक्सपायर हो चुके हैं एक्सपायर हो चुके। जाज़म ने क्रेडिट कार्ड उसकी जानिब खसकाते हुए कहा था। अब क्या कर चाहते हो तुम लोग? रोहाब ने उनके खतरनाक इरादों को की बू सूंघते हुए कहा था। रेंज रोवर रिवर वर्षा ने डिमांड बताई थी। तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है। मैं एक ईमानदार पुलिस अफसर हूँ और मेरी अगली 7 नस्लों भी इस ओहदे पर फाइज रहें, तब भी लोगों को रेंज रोड नहीं दिला सकती। उसने इत्मीनान से अपनी गुर्बत की वजाहत की थी। और हम रेंज रोड दिलाने की नहीं, रेंज रोड पर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने की बात कर रहे हैं। वजीहा ने उसकी गलतफहमी दूर की थी। लॉन्ग ड्राइव पर और रेंज रोड पर? अब्बू की रेंज रोड पर हम चारों से ज़्यादा प्यारी है। वो अब्बू को यूँ समझो कार नहीं, तुम लोगों की तीसरी बहन है। वो अब्बू का बस नहीं चलता कि उसे जंग लगने से डर से चला कर ले जाने की बजाय उठाकर वर्कशॉप पर ले जाएं, और तुम लोग इस गाड़ी पर लॉन्ग ड्राइव पर जाने की बातें कर रहे हैं। और रोहाब ने उन्हें हकीकत से पहलू से आशना करवाया। और ये जो तुम लोग सोशल मीडिया पर शौकिया मारने के लिए गाड़ी के साथ खड़े होकर तस्वीरें वगैरह बना लेते हो ना, यही बहुत है। अब्बू को तुम लोगों के इन इरादों की खबर होगी तो तुर्की से अरेस्ट वारंट आएंगे तुम तीनों के। अब्बू को कौन बताएगा? हम में से प्रशांत ने सवाल लगा था। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी। अब्बू ने सड़कों पर लगे टायरों के निशान पहचान लेने हैं। उसने इत्मीनान से जवाब दिया। ठीक है एएसपी, ना लेकर जाओ तुम लॉन्ग ड्राइव पर। हम भी तुम्हारी अगली आने वाली 7 नस्लों को तुम्हारी इस बुज़दिली का किस्सा सुनाएंगे। प्रशांत ने ब्लैकमेल करना चाहा था। तुम मेरी अगली आने वाली 7 नस्लों को नहीं, 14 नस्लों को ये किस्सा सुनाना, लेकिन मैं तुम लोगों का ये मनसूबा कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तुम लोगों को लॉन्ग ड्राइव पर हरगिज़ नहीं लेकर जाऊंगा। उसने शांत लहजे में जवाब दिया था। जाज़ब, क्या तुम्हें अम्मी की वो डायमंड रिंग याद है जो तब खोई थी जब वो हाब 7th स्टैंडर्ड में था? वर्षा ने नाखूनों पर लगे क्योटेक्स को देखते हुए कहा था। खुदा का वास्ता है, अब मुझे इस बात से ब्लैकमेल ना करना। रोहाब ने दहाई देते हुए कहा था। नहीं, हम ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे। हम तो बस ये सोच रहे हैं कि अगर अम्मी को पता चले कि उसकी वो डायमंड रिंग तुमने अपनी एक क्रिश को दी थी तो वो क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी। बस यही सोच रहे थे हम। जिया ने उसकी जानिब देखते हुए मुस्कुराकर कहा था। मुझे इसका नाम तक याद नहीं जिसके नाम से तुम लोग मुझे आज तक ब्लैकमेल करते हो। वहाब ने दांत पीसते हुए कहा था। हम मान लेते हैं तुम्हें याद होगा, लेकिन तुम भी मान लो कि अम्मी की वो रिंग ज़रूर याद होगी। और जिया ने भी होंठों पर मुस्कुराहट से जाते हुए कहा था। और वहाब यही सोच रहा था कि काश उसके पास भी अपने बहन भाइयों को ब्लैकमेल करने के लिए कोई ऐसा राज होता, या फिर काश वो अपनी बहन भाइयों को मीठी मीठी बातों में आकर अपना वो राज तब उनके हवाले ना करता। बिलाकर वो उन्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के लिए मान ही गया। मैं ले जाऊँगा तुम तीनों, लेकिन आज नहीं, कल इंशाल्लाह। वो हार मानते हुए बोला था। ये हुई ना बात? ऋषा उसके गले लगते हुए बोली। साथ ही वो जिया भी चिपकी थी। बस बस पीछे हटो, मतलबी औरतों। वो मज़ीद 2 घंटों तक बातों में मसरूफ़ रहे थे। और फिर जब सबको नींद सताने लगी तो सभी ने अपने अपने कमरों का रुख किया। रोहाब के कमरे में आते ही सबसे पहले व्हाट्सएप पर आया मैसेज चेक किया। वो जानता था वो मैसेज किसकी तरफ से आया है। कोर्ट से आने के बाद उसने एक ख़ास बंदे को मैसेज किया था, मगर पहले जो बंदा 1 घंटे के अंदर अंदर उसे किसी भी शख्स की मुकम्मल इंफॉर्मेशन निकाल देता था, आज उसने सारा दिन लिया था। और रोहाब को बेसब्री से जवाब का इंतज़ार था। और अगले बंदे ने बेदर्दी से इसका सब्र आजमाया। मैसेज खोलते ही उसके सामने सारी इन्फॉर्मेशन खुल चुकी थी। इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद उसने मोबाइल साइड पर रखा और आंखें बंद करके उसके तस्वर से मुखातिब हुआ था, जिसके वहम गुमान में भी वो नहीं था। एनल हयात, आपको एक लम्हे में दिल चुरा कर लेगी मेरा। और चोरों को तो एएसपी रोहाब दाऊद हरगिज़ नहीं छोड़ता। जल्द मुलाकात करनी पड़ेगी आपसे। यहाँ पे पहली एपिसोड ख़त्म हो रही है, ये मैं अपलोड करने लगी हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी एपिसोड इसकी अपलोड करूँ या मुकम्मल नावल अपलोड करूँ वो आपको तक पहुँच जाए। ठीक है।